हेलो गाइस, मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं लर्निंग चैनल। गाइस, ये आज हमारी आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 3 है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर इफेक्ट के टूल्स के बारे में कि आफ्टर इफेक्ट में कितने टाइप के टूल्स होते हैं, उनको हम लोग कैसे यूज करते हैं। लेकिन जो आफ्टर इफेक्ट के जो मेन टूल हैं, जैसे कि 3D टूल है या फिर पपेट टूल है या फिर रोटो ब्रश टूल है, उनके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना करके दूंगा और उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि उन टूल का यूज करके हम लोग कैसे एक एनिमेशन या फिर अपनी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का मेरा जो मोटिव है वो ये है कि मोशन ग्राफिक स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आफ्टर इफेक्ट में कितने टाइप्स के टूल्स होते हैं और हम लोग उनको कैसे यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको लेयर्स के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी कि कितने टाइप की लेयर्स होती हैं और हम लोग उनको कैसे आफ्टर इफेक्ट में यूज करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको कहीं आई बटन पे मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आफ्टर इफेक्ट के सभी टूल्स को देखेंगे, कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ आफ्टर इफेक्ट में, और आफ्टर इफेक्ट में जो हमारा फर्स्ट टूल आता है वो आता है सिलेक्शन टूल। जैसे कि हमारे और सॉफ्टवेयर में भी सिलेक्शन या फिर मूव टूल के नाम से टूल होता है। इसका सिंपली काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पे मूव करने के लिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल मैंने बनाया हुआ है और इसको मुझे मूव करना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लूंगा और उठा करके इसको कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी बेसिक सा टूल है, जैसे हमारा और सॉफ्टवेयर में होता है सिलेक्शन टूल। इसके बाद हमारा आ जाता है हैंड टूल। हैंड टूल नॉर्मली है कि मैंने किसी भी चीज़ को जूम आउट या जूम इन कर रखा है, तो मैं उसको उठा करके पूरे अपने ये जो मेरा पूरा कैनवास है, ये जो पूरी कंपोजिशन है, इसको इधर उधर मूव कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। सपोज आपने इसको काफ़ी जूम कर रखा है, अब आपने देखना है तो आप इसको ऐसे हैंड टूल लेने के बाद में इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कहाँ पे है। ठीक है, तो हैंड टूल का एक यूज़ ये है। एक यूज़ ये है हैंड टूल का कि हम लोग अपनी टाइमलाइन को जब जूम इन जूम आउट कर लेते हैं, सपोज मैंने इसको पूरा जूम इन कर लिया, अब मुझे आगे की साइड बढ़ाना है, तो मैं इस स्क्रॉल से भी आगे की साइड बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं हैंड टूल लेने के बाद और इस पर क्लिक करके ऐसे इसको तब भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो हैंड टूल का दो काम है कि किसी भी चीज़ को, एक तो हमारी कंपोजिशन को ऐसे मूव करने के लिए, एक यहाँ पे टाइमलाइन को आगे पीछे करने के लिए हम लोग इसका हैंड टूल का यूज़ करते हैं। थर्ड टूल आ जाता है मेरा जूम टूल। जूम टूल का भी नॉर्मली वही काम है जैसे और सॉफ्टवेयर में होता है। मैं क्लिक करूंगा जूम हो जाएगा, अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके करूंगा तो ये जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मेरे पास यहाँ पे ये 3 टूल आ जाते हैं। ये हमारे 3D जब लेयर होती है उसके बाद में काम करते हैं। तो सपोज मैं इस लेयर को, ये जो मेरी है रेक्टेंगल है, मैं इसको यहाँ पे 3D बना लेता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं ये इस लेयर को 3D कर लेता हूँ। तो जैसे मैं 3D करूंगा तो यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ऑर्बिट अराउंड करता है, ये यहाँ पे रोटेशन करने के लिए है। यहाँ पे किसी भी चीज़ को जूम इन जूम आउट और फिर पैन डॉली करने के लिए। तो सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो सिंपली ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ ऐसे रोटेट हो रहा है। अगर मुझे इसको यहाँ पे डॉली करना है तो ये आप देख सकते हैं जूम इन और जूम आउट हो रहा है, और यहाँ पे ये नॉर्मली ऐसे मूव हो रहा है। तो ये 3 टूल जो है हमारी ये 3D लेयर्स पे काम करते हैं। मतलब कि एक रोटेशन के लिए, एक यहाँ पे इधर उधर मूव करने के लिए, पैन अंडर करने के लिए, और एक यहाँ पे डॉली टूवर्ड करने के लिए। ये क्या करता है डॉली वाला, ये नॉर्मली किसी भी चीज़ को ऐसे जूम इन और जूम आउट। जब हम इसमें 3D में डिटेल में काम करेंगे 3D लेयर पे, तो ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं। अभी के लिए मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से टूल होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसका 3D हटा दिया मैंने। अब यहाँ पे आ जाता है मेरा रोटेशन टूल। रोटेशन टूल है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। अभी जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है तो मैं इसको रोटेशन टूल से ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। इसके अलावा इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे रोटेट करना है तो इस लेयर की प्रॉपर्टी से भी मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही ऑप्शन आते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी रोटेशन वाली प्रॉपर्टीज खोलूँ और आपको दिखाऊँ, तो मैं यहाँ पे इसको इस टूल से रोटेट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी ये आप देखेंगे कि नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, चाहे मैं इससे करूं या फिर इस रोटेशन टूल से करूं, हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको 0 कर देता हूं कुछ ऐसे। इसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल का काफ़ी अच्छा रोल है इसमें। ये क्या काम करता है, सपोज मैंने एक नया रेक्टेंगल बनाया। अब जब मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका जो एंकर पॉइंट है ये सेंटर में नहीं होता। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो मैंने रेक्टेंगल बनाया, और इसका जो एंकर पॉइंट है ये यहाँ पे है। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ से कम छोटा या बड़ा करूँ या फिर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूँ, तो ये कुछ इसी एंकर पॉइंट के
इर्द गिर्द ही घूमेगा, इसके अराउंड ही घूमेगा। जैसे कि हम लोग और सॉफ्टवेयर में भी देखते हैं कि एंकर पॉइंट हम जहाँ पे भी रख दें ये उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो काम करता है, उसके अकॉर्डिंग ही घूमता है। तो अब मैं इस एंकर पॉइंट को अगर मुझे इसके ऑब्जेक्ट के सेंटर में रखना है तो मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा और ये जो मेरा एंकर पॉइंट वाला टूल्स है इस पर डबल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि वो जो एंकर पॉइंट है वो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ गया। ठीक है, मैं एक बार कंट्रोल जेड करके आपको दिखा देता हूँ। ये एंकर पॉइंट है यहाँ पे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अभी ये ऐसे रोटेट हो रहा है अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे ये एंकर पॉइंट इस अपने ऑब्जेक्ट के सेंटर में चाहिए। अब वो आपका ऑब्जेक्ट चाहे रेक्टेंगल हो या फिर कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली मुझे इस लेयर को सिलेक्ट करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और ये जो मेरा एंकर पॉइंट वाला टूल है इस पर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते ही वो एंकर पॉइंट उस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाएगा। अब मैं अगर इसे रोटेट करूं तो ये सेंटर पॉइंट से रोटेट होगा। इसके अलावा अगर मुझे इस एंकर पॉइंट को कहीं पे भी रखना है, सपोज इसके इस कॉर्नर पे रखना है, तो मैं यहाँ से एंकर पॉइंट लूंगा वाला टूल लूंगा और यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा। अगर मैं अब इसको रोटेट करूँ तो ये कुछ यहाँ से रोटेट होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंकर पॉइंट वाले जो टूल है इसका क्या यूज़ होता है। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है कि सपोज आपका एंकर पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, अब आपने कंट्रोल के साथ यहाँ पे डबल क्लिक नहीं करना, आपने क्या करना है, सिंपली कोई भी आपका टेक्स्ट हो, मान लो मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है, का कलर मैं यहाँ से ये कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसका एंकर पॉइंट आप देखेंगे कि यहाँ पे है कुछ। ठीक है, मैं इसका एंकर पॉइंट अभी के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। अब मुझे इस टेक्स्ट का जो एंकर पॉइंट है इस टेक्स्ट के सेंटर में चाहिए, तो सिंपली टेक्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करना है और जो कीबोर्ड में होम का बटन होता है उसको प्रेस करना है। आपका क्या होगा, एंकर पॉइंट अपने ऑब्जेक्ट के सेंटर में पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट और होम प्रेस किया तो ये एंकर पॉइंट इसके सेंटर में पहुंच गया। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसको अभी फिर से अंडू कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, मुझे चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट मेरा इस कंपोजिशन के सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए भी शॉर्टकट की है कि मैं जैसे ही कंट्रोल होम करूंगा तो अभी आप देखेंगे क्या होगा, आप देखो कि ये इसके सेंटर में नहीं आया जबकि ये सेंटर दिखा रहा है। ये सेंटर क्या चीज़ आई, ये इसका एंकर पॉइंट सेंटर में आया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले मैंने इस ऑब्जेक्ट को सपोज यहाँ पे रखा है, कंट्रोल ऑल्ट के साथ होम प्रेस किया तो इसका एंकर पॉइंट इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आया। इसके बाद में कंट्रोल होम प्रेस किया तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में आ गया। तो ये दो काफ़ी मेन की है, कंट्रोल ऑल्ट होम जिसमें एंकर पॉइंट अपने ऑब्जेक्ट के सेंटर में चला जाता है, उसके बाद में हम लोग कंट्रोल होम प्रेस करते हैं तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे कंपोजिशन के सेंटर में आ जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे वही नॉर्मल डिजाइनिंग के टूल्स आ जाते हैं, रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीगन, स्टार, और ये वैसे ही काम करते हैं जैसे इलस्ट्रेटर में करते हैं। जैसे मैं रेक्टेंगल टूल ले लूँ तो इसमें फिल कलर के लिए यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ आ रहा है कलर का, इस पर अगर मेरे को फिल नन करना है तो मैं फिल जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके और यहाँ से इसको नन कर सकता हूँ। सॉलिड कलर, रेडियल, लाइनर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट डाल सकता हूँ। और यहाँ पे मैं ऐसे ही स्ट्रोक में कर सकता हूँ। स्ट्रोक के साइज को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे स्ट्रोक का कलर अगर मुझे सपोज यहाँ पे ग्रीन चाहिए तो मैंने स्ट्रोक का कलर ग्रीन किया और यहाँ पे मैं इसका साइज को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। स्ट्रोक पे क्लिक करके यहाँ पे भी मैं इसकी वही चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ये सिंपली डिजाइनिंग का है। अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है पेन टूल। पेन टूल भी मेरा नॉर्मली वैसे ही काम करता है जैसे हमारा उसमें था इलस्ट्रेटर में। पेन टूल है, ऐड है, डिलीट है, कन्वर्ट है, मास्क फेदर है। ठीक है, तो सिंपली पेन टूल से आप कोई भी चीज़ बनाएंगे और ये यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो टूल्स इसके काफ़ी इजी से हैं और काफ़ी कम भी हैं टूल्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारा टेक्स्ट टूल आ जाता है। जैसे ही मैं टेक्स्ट टूल लेकर के यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर का ऑप्शन दिखता है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो विंडो में जाकर के आप कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एक खुल जाएगा। यहाँ पे आपको कौन सा कलर लेना है टेक्स्ट के अंदर, कौन सा फॉन्ट साइज लेना है, कौन सा फॉन्ट चूज करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ब्लैक ले रखा है, अगर मैं यहाँ पे रेड कर दूँ और इसे टाइप करूं तो यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ आएगा। अगर मेरे को स्ट्रोक में टेक्स्ट में स्ट्रोक डालना है तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आप इलस्ट्रेटर के जैसे क्लिक करके और यहाँ पे कोई भी स्ट्रोक डाल सकते हैं। ठीक है, और फिर उस स्ट्रोक का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर स्ट्रोक को नन करना है तो सिंपली स्ट्रोक वाले इस पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपको एक क्रॉस वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे तो स्ट्रोक वहाँ से
हट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा किसी भी टेक्स्ट को फुल कैपिटल में लिखना है तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर रखा है ऑल कैप से, अगर हटा दूंगा तो ये नन हो जाएगा और ये नॉर्मली लिखा जाएगा। तो ये सिंपली टेक्स्ट टूल है मेरा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे आ जाता है ब्रश टूल। ब्रश टूल का हम लोग यूज़ करते हैं, मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगा डांस वाली किसी भी वीडियोस वगैरह में। वैसे मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ कि ब्रश टूल चलता कैसे है। अभी मैं ब्रश टूल लेता हूँ तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ब्रश टूल के लिए हमारे को कंपोजिशन से अंदर लेयर पैनल में जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे मेरी ये वाली लेयर है, एक यहाँ पे मैं शेप लेयर बना देता हूँ, कोई सॉलिड लेयर बना देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी न्यू, और यहाँ पे मैंने एक सॉलिड लेयर बना दी रेड कलर की। ठीक है, यहाँ पे मेरी ये बन गई। अब ये ब्रश टूल इस पे काम नहीं करेगा, किसी भी वीडियो पे भी ऐसे काम नहीं करेगा। उसके लिए हमारे को इस लेयर के अंदर जाना पड़ेगा। तो उस पर डबल क्लिक करूंगा मैं और इसके अंदर चला जाऊंगा। आप देखेंगे कि लेयर्स वाले एक टैब में मैं आ गया। अब यहाँ पे मैं ब्रश टूल लूंगा और कोई सा भी ब्रश इसमें यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई सा भी कलर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पेंट का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे मैं ब्रश में जाऊँगा तो यहाँ पे इसकी ये सब एंगल वगैरह शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी जैसे हम लोग इलस्ट्रेटर वगैरह में काम करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे आपको कितना हार्डनेस रखनी है, कितने वो रखना है, उसको स्मूथ रखना है, वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सिंपली लेयर्स वाले पैनल के अंदर। इसका भी मैं आपको डिटेल में ट्यूटोरियल बना करके एक दिखाऊंगा, वीडियो बना करके कि हम लोग कैसे इसका ब्रश का यूज़ करते हैं अपनी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको सिंपली दिखा रहा हूँ कि हम लोग कौन कौन से टूल है हमारे पास आफ्टर इफेक्ट में और हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा मेरे पास आ जाता है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल भी हमारा वैसे ही काम करता है जैसे हम लोग फोटोशॉप में करते हैं। वो किसी भी वीडियो पे कुछ भी वाटर मार्क हो तो आप सिंपली डबल क्लिक करके लेयर वाले मोड में जाएंगे और क्लोन स्टैम्प टूल से इसको क्लोन कर सकते हैं। उसके अलावा इरेजर टूल भी किसी भी चीज़ को इरेज करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है मेरे पास रोटो ब्रश। ठीक है, रोटो ब्रश का मैं आपको अभी एक वीडियो में दिखा देता हूँ डेमो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं आपको पपेट पोजीशन टूल दिखा देता हूँ। पपेट पोजीशन टूल है किसी भी चीज़ को एनिमेट करने के लिए। सपोज आपने यहाँ पे कोई शेप बनाई और मैं इसकी स्ट्रोक हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको सेंटर में रख करके यहाँ पे पपेट टूल ले लेता हूँ और मैं अब यहाँ पे जितने भी की लगा दूंगा ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इस हिसाब से ऐसे मूव होने लगेगा। ठीक है, तो हम कैरेक्टर एनिमेशन या फिर किसी भी फ्लावर्स को, किसी भी प्लांट वगैरह को ऐसे एनिमेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं। ठीक है, जिसका हम लोग आगे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो डिटेल में मैं वीडियो ऐसे बनाऊंगा कि एक पपेट टूल की ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे टूल्स बताऊंगा और इन टूल का यूज़ करके हम लोग कैसे एक अच्छा एनिमेशन बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग रोटो का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि आपको रोटो कैसे यूज़ करना है एक्चुअल में और हम लोग कैसे उससे एक एनिमेशन बना सकते हैं। तो अभी के लिए भी मैं आपको एक रोटो का एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है। ठीक है, अब ये वीडियो के पीछे मुझे टेक्स्ट डालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस वीडियो पे डबल क्लिक करके अंदर जाऊँगा जैसे कि मैं अभी गया था और यहाँ पे रोटो ब्रश टूल लूँगा और रोटो ब्रश टूल लेने के बाद में इस वीडियो को कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इस अपने मॉडल को कुछ ऐसे रफ सिलेक्शन बना लूँगा ये। ठीक है, बनाने के बाद में आप ये देखेंगे कि कहीं से बाहर निकल रहा है, कहीं से अंदर हो रहा है। तो इसके लिए आप वही कर सकते हैं जैसे हम लोग ऑल्ट के साथ करते हैं। ऑल्ट प्रेस करूंगा तो यहाँ से ऐसे हट जाएगा। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके आप कहीं से भी इसको ऐसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं इसका। यहाँ से थोड़ा अंदर करना है मुझे तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हटाना है तो यहाँ से हटा दिया और ये मैं अपने सब फर्स्ट फ्रेम में ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैच हो रहा है इसलिए ऐसे कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक फिर ऑप्शन आपको मिलता है बेस्ट, तो यहाँ पे हम कर देंगे बेस्ट और फिर इसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इसी रोटो में रिफाइंड एजेस का। तो मैं यहाँ पे इसमें हेयर्स को इसके रिफाइन कर दूंगा कुछ ऐसे। कुछ ये। ठीक है, और अब सिंपली मैं यहाँ से स्पेस बार प्रेस करके इसको थोड़ा रेंडर करने दूंगा। तो ये मेरी जैसे 5 सेकंड की वीडियो है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उस रोटो को ऐसे रेंडर करके पूरी वीडियो में मर्ज कर देगा। मतलब कि मेरे को एक अलग सेपरेट ये मॉडल की वीडियो निकाल करके कट करके दे देगा। फिर हम इसके बैकग्राउंड में कोई भी बैकग्राउंड या फिर कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। ये मैंने आपको रफ आइडिया बताया कि रोटो का एक्चुअल में यूज़ क्या होता है, लेकिन मैं इस पर एक डिटेल फिर से बता रहा हूँ कि डिटेल वीडियो बनाऊंगा
और दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे अपनी वीडियो में या फिर अपने एनिमेशन में कैसे रोटो का यूज़ करते हैं और उससे एक अच्छा आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको पपेट टूल का भी एक वीडियो सेपरेट बना करके दिखाऊंगा और इसी तरीके से 3D लेयर का भी, कि हम लोग कैसे 3D एनिमेशन करते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। लेकिन इस वीडियो में मेरा मकसद ये था कि मैं आपको आफ्टर इफेक्ट में मोशन ग्राफिक्स सिखाने से पहले सारे टूल्स क्लियर कर दूं। जैसे मैंने एक बार पूरी लेयर बनाई, एक वीडियो बनाई इससे पहले वाली, जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया कि कितने टाइप की लेयर होती हैं, हम लोग कैसे कैसे उनको यूज़ करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये मेरा हो गया है पूरा। ठीक है, अब मैं इसमें यहाँ पे कंपोजिशन वाली लेयर पे आ जाता हूँ, तो ये मेरी लेयर कुछ ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इस लेयर की एक और कॉपी कर देता हूँ और जो नीचे वाली लेयर थी उसमें से यहाँ पे ये इफेक्ट हटा देता हूँ जो रोटो का था। ठीक है, और इन दोनों लेयर्स के बीच में यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट डाल देता हूँ, सपोज रोटो ब्रश डाल देता हूँ। तो आपको पता लग रहा होगा कि क्या है। देखो यहाँ पे ठीक से रोटो नहीं हुआ है, तो वो कैसा दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है। तो इसलिए हमारे को काफ़ी टाइम देना पड़ता है इसमें बनाने के लिए, तब ये जा करके ऐसे कुछ दिखता है। तो एक्चुअल में जो इसका आप सिंपली अगर यूज़ देखें तो वो ये हो सकता है कि एक मास्किंग की तरीके से यूज़ कर रहा है, जैसे कि हम लोग सेलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं फोटोशॉप के अंदर, वैसे ही इसने यहाँ पे किया है। अब ये मेरी वीडियो में यहाँ पे टेक्स्ट लग चुका है पीछे की साइड में। ये मॉडल वाली लेयर अलग है, आप देख सकते हैं। ये एक मॉडल अलग है मेरी, ये एक पूरी बैकग्राउंड वाली वीडियो है। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट वाली लेयर रखी है और उसके ऊपर यहाँ पे एक सिंपल मॉडल वाली लेयर जो है वो कट होकर के आ गई, जैसे हम लोग फोटोशॉप में करते हैं। अभी इसके पीछे सिंपली टेक्स्ट या फिर हम कुछ भी बैकग्राउंड वगैरह रख सकते हैं। तो गाइज ये मेरे सारे टूल्स हैं जिनका हम लोग अपने आगे वाली वीडियोस में यूज़ करके एक एनिमेशन बनाना सीखेंगे। तो आई होप आपको सारे टूल समझ में आ गए होंगे और मैंने जिन जिन टूल का बताया आपको कि मैं डिटेल वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा, उन पे एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। सो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको आफ्टर इफेक्ट के सभी टूल्स के बारे में पता लगा होगा। जैसे कि मैंने बताया जो इसके मेन टूल्स हैं उनकी मैं इन डेप्थ वीडियो अलग से लेकर के आऊंगा, तो आप वहां पे वो इन डेप्थ में पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।